हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के एक न्यू टॉपिक के बारे में, दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एक्चुअली इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, मीन्स जनरल कंसिडरेशन और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, मीन्स एएनएस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। एट फर्स्ट इंट्रोडक्शन। एएनएस को डिटेल में जानने के पहले नर्वस सिस्टम क्या है ये चीज को जानना होगा। एक्चुअली नर्वस सिस्टम डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी एंड इट प्लेज ए मेजर रोल इन द hemostasis mechanism of human body. Mainly it comprises the brain, spinal cord and peripheral nerve. So anyway, nervous system is generally classified into two major groups. One is peripheral nervous system and another is central nervous system. The peripheral nervous system is also divided into two parts, that is autonomic nervous system and somatic nervous system. Then autonomic nervous system is subdivided into parasympathetic and sympathetic system. Under the parasympathetic system, parasympathomimetic and parasympatholytic act on it. Actually mimetic means like action or same action, and lytic means blocking action. So parasympathomimetic means parasympathetic like action, whereas parasympatholytic means it's blocking action. In the same way, under the sympathetic system, sympathomimetic and sympatholytic are two important terms used for their mimic and blocking action. The activity of central nervous system is maintained by brain and spinal cord. मतलब सीएनएस का जितना सारा एक्टिविटी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ही मेंटेन करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एक्चुअली हम लोग अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज दिस सिस्टम इज वॉलंटरी इन नेचर एंड द एक्टिविटी ऑफ दिस सिस्टम इज मेंटेन बाय मैनुअली। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। पर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम लोग अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि this system is involuntary in nature and the activity of this system is maintained by automatically. जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है gastric gland secretion. Now one of the big question is how you differentiate between somatic and autonomic nervous system. तो हम यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से इसको प्रेजेंट करेंगे। At first organ supplied means somatic nervous system कौन सा ऑर्गन पे है और nervous system कौन सा ऑर्गन में। So actually, somatic nervous system present on skeletal muscle, or autonomic nervous system is present on all other organ except the skeletal muscle. Then nerve fiber. Generally, nerve fiber दो टाइप्स का होता है, एक myelinated और दूसरा non myelinated. In case of myelinated nerve fiber, impulse transmission और action potential थोड़ा slow होता है, और in case of non myelinated nerve fiber, impulse transmission very fast, मतलब बहुत फास्ट होता है। और सभी सोमैटिक नर्व फाइबर माइलिनेटेड होता है, और एएनएस में प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर माइलिनेटेड एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर आर नॉन माइलिनेटेड। तो ये जो प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, इसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। देन साइनस मीन्स दो नर्व सेल जहाँ पे अटैच और ज्वाइंट होता है, उसी पोजीशन को साइनस कहता है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में साइनस सीएनएस का अंदर होता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सीएनएस का बाहर होता है। एंड लास्ट न्यूरोट्रांसमीटर मींस ए केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच पासेस थ्रू द नर्व सेल एंड आफ्टर रिलीज प्रोड्यूस एन एक्शन ऑन द इफेक्टेड ऑर्गन। सो द न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज एसिटाइलकोलिन एंड द न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज एसिटाइलकोलिन एंड नॉरएड्रेनालिन। तो हम लोग नर्वस सिस्टम क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का डिफरेंशिएशन, ये सब जान चुका हूँ, और ये भी जान चुका हूँ कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का दो डिवीजन है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। पर ये दोनों सिस्टम को डिटेल में स्टडी करने के पहले हम लोग अभी जो इतना सारा वर्ड यूज कर रहा हूँ, जैसे कि न्यूरॉन और नर्व फाइबर और नर्व सेल, तो इसको पहले क्लियरली समझना होगा। तो उसी लिए पहले जानेंगे कि न्यूरॉन क्या है।
एक्चुअली न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम का हर फंक्शन न्यूरॉन की द्वारा होता है। और न्यूरॉन और नर्व सेल दैट जेनरेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस व्हिच इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल and carry the different neurotransmitter means chemical substances like acetylcholine, noradrenaline, dopamine, serotonin, etc. And generally neurons are two types, sensory or afferent neuron which transmit the impulses to the CNS, and another is motor or efferent neuron which transmit impulses from the CNS. So these ones remains very carefully. Sensory or afferent neuron transmit impulses to the CNS and motor or efferent neuron transmit impulses from the CNS. Okay. Then each neuron consists of a cell body, axon and many dendrites. In this figure you have seen all parts of a neuron, and if you want then you can note down it. Then we know that the point at which two neurons are joined together is called synapse or ganglia. हम पहले भी बोल चुका हूँ कि जहाँ पे दो न्यूरॉन जॉइंट और अटैच होता है उसी पोजीशन को साइनेप्स कहता है। और नर्व सेल और न्यूरॉन को दो पार्ट होता है। साइनेप्स और गैंग्लिया को आगे जो पार्ट है उसको प्री गैंग्लियोनिक कहता है, और गैंग्लियन के बाद जो पार्ट है उसको पोस्ट गैंग्लियोनिक कहता है। सो एनीवे द न्यूरोट्रांसमीटर आर पासेस फ्रॉम द प्री गैंग्लियोनिक नर्व टू पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व बाय रिस्पॉन्स टू द एक्शन पोटेंशियल। ओके, तो फाइनली न्यूरॉन और नर्व सेल क्या है वो जान चुका हूँ। अभी इस फिगर में देखेंगे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा सिस्टम से कहाँ पे रिलीज होता है। तो इस फिगर में जितना सारा न्यूरॉन को इंडिकेट किया गया है वो मोटर न्यूरॉन मींस इम्पल्स ट्रांसमिट फ्रॉम द सीएनएस टू द इफेक्टेड ऑर्गन और पेरिफेरियल रीजन। ओके, तो एट फर्स्ट देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम का जो मोटर न्यूरॉन है उसका गैंग्लिया सीएनएस का अंदर है, मतलब पेरिफेरी साइट्स मींस आउटसाइड द सीएनएस देयर आर नो गैंग्लिया इज प्रेजेंट and only one neurotransmitter is passes through the somatic motor neuron, that is acetylcholine, which released on skeletal muscle by a specific receptor is called nicotinic receptor. Then ANS का जो मोटर न्यूरॉन है उसका गैंग्लिया पेरिफेरी रीजन मींस CNS का है। So in case of parasympathetic system, the acetylcholine is passes through the autonomic ganglia where nicotinic receptor is present and it released on muscarinic receptor of an affected organ। ठीक है, इन केस ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम हर ऑटोनोमिक गैंग्लिया में एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट रहता है, पर इफेक्टेड ऑर्गन पे जहाँ पे अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है वहाँ पे नॉर एड्रेनालिन रिलीज करता है, और जहाँ पे एम रिसेप्टर रहता है वहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है। एम रिसेप्टर मींस मस्कारानिक रिसेप्टर। Additionally, some acetylcholine reaches into the amygdala. Then it releases adrenaline in the bloodstream. And in the medullary cell, there is a nicotinic receptor is present. This nicotinic receptor are release the adrenaline in the bloodstream. Most of the body organs have both sympathetic and parasympathetic innervation. Only parasympathetic innervation are present in ciliary muscle of eye, pancreatic and gastric gland. The only sympathetic innervation are present in Schwann gland, spleen, hair follicles and most of the blood vessel. The sympathetic system is more distributed than parasympathetic, मतलब parasympathetic system किसी लोकेशन में नहीं रहता है। The differences between parasympathetic and sympathetic division. First, origin. The parasympathetic division is originated from craniosacral, where sympathetic system is originated from dorsolumbar. Then distribution. Parasympathetic system is limited to head, neck and trunk. मतलब head, neck and trunk इसी पोजीशन में parasympathetic innervation नहीं रहता है, और sympathetic is widely distributed. Pre and post ganglionic fiber ratio. In case of parasympathetic 1:1 to 1:2, and in case of sympathetic 1:20 to 1:100. Then neurotransmitter.
The major neurotransmitter of parasympathetic system is acetylcholine and minor VIP. VIP means vasoactive intestinal protein and NO means nitrous oxide. Where sympathetic system major neurotransmitter is noradrenaline and minor ATP. NPY means neuropeptide Y, dopamine and acetylcholine. Then main function of parasympathetic system is keep body cool and calm, and sympathetic system tackling stress and emergency cases. Then side and important action of parasympathetic and sympathetic division. The first, stimulation of parasympathetic division causes decrease the heart rate and decrease the velocity of conduction. Then in the bronchi, they causes bronchoconstriction. In the GIT, causes increase the GI motility. In the urinary bladder, they causes increase the urinary outflow. And in the pupil, they causes meiosis, means constriction of the pupil and decrease the intraocular tension. And in the gland, they increase the different secretion. So sympathetic division stimulation causes opposite of the stimulation of parasympathetic division, means in the heart they causes increase the heart rate and increase the velocity of conduction. In the bronchi they causes bronchodilation. In the GIT they causes decrease in the GI movement. Or in the bladder they decrease the urine outflow. And in the pupil they causes mydriasis, means increase the intraocular tension and relaxation of the pupil. In the gland they decrease the secretion except sweat gland. अब हम बात करेंगे न्यूरोहीमोडल ट्रांसमिशन के बारे में। हर एक न्यूरोट्रांसमीटर नर्व सेल के माध्यम से कैसे पास हो जाता है और इफेक्टर जंक्शन में कैसे रिलीज होता है, वही प्रोसेस और मैकेनिज्म को न्यूरोहीमोडल ट्रांसमिशन कहता है। सो न्यूरोहीमोडल ट्रांसमिशन implies that nerve transmit their message across synapse and neuroeffector junction by the release of chemical messenger. There are different type of steps involved in neurohemodal transmission, which are impulse conduction, transmitter release, transmitter action on post-junctional membrane, post-junctional activity of effector organ, and last one is termination of action. So the first one is impulse conduction. The nerve cell contain two principal ions. Sodium ion present outside the nerve cell and potassium ion present inside the nerve cell. At the resting state, charge on the nerve cell is minus 70 millivolt. This is called resting potential. And this condition is occur due to high potassium permeability inside the cell and low sodium permeability outside the cell. Then इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलेट होने के कारण सोडियम आयन आउटसाइड से इनसाइड में मूव इन करता है और इसी सिचुएशन को डीपोलराइजेशन कहता है। ठीक इसके बाद नर्व सेल का जो चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन सेल का आउटसाइड से इनसाइड में मूव आउट करता है और इस कंडीशन को रीपोलराइजेशन कहता है। So stimulation of an electric impulse causes a sudden increase in sodium conductance, means depolarization. After that, potassium ion move out in the direction of their concentration gradient and repolarization is occurred. Okay. Then finally, repolarization के बाद सोडियम पोटेशियम पंप के माध्यम से सोडियम और पोटेशियम अपने आप लोकेशन में वापस आता है और इसी टाइम को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहता है। So, by this mechanism, action potential is generated and transmit their impulses. Then blocking agent. Tetrodotoxin and saxitoxin are the drugs or chemical agent which selectively block the impulse conduction by abolish the increase in sodium conductance. Then neurohemodal transmission का second point, transmitter release. Actually न्यूरॉन का जो साइनेप्स है उसमें वेसिकल्स रहता है जिसको साइनेप्टिक वेसिकल्स कहता है और इसी वेसिकल्स में बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर रहता है। जब कोई नर्व इम्पल्स स्टिमुलेट होता है तब कैल्शियम आयन के प्रभाव से ये सब वेसिकल्स फ्यूज हो जाता है और तब एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस में स्टोर हुआ सभी कंटेंट रिलीज हो जाता है जंक्शनल क्लेफ्ट में।
Junctional cleft means the space between pre-junctional nerve ending and effector organ. Okay. The third one is transmitter action on post-junctional membrane. Here, the release transmitter combined with specific receptor on post-junctional membrane, and according to its nature, induces an excitatory postsynaptic potential means EPSP or inhibitory postsynaptic potential और IPSP. मतलब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद इफेक्टर ऑर्गन पे जो रिसेप्टर है वहां पे बाइंड करके आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी एक्शन दिखाता है. When permeability of cation on nerve cell is increases, result in sodium or calcium influx and potassium efflux, which causes depolarization and EPSP is generated. Clear? When permeability of anion is increases, result in chlorine ion move in the cell and potassium ion move out, which causes hyperpolarization, and IPSP means inhibitory postsynaptic potential is generated. मतलब जब एनायन का परमेबिलिटी इंक्रीज होता है तब क्लोरीन आयन सेल का अंदर मूव इन करता है और पोटेशियम आयन सेल का बाहर आता है. देन फाइनली सेल हाइपरपोलराइज होकर इनहिबिटरी एक्शन जनरेट करता है. नंबर 4, पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी ऑन इफेक्टर ऑर्गन. एक्चुअली EPSP एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और उसी के कारण उसका जो एक्टिविटी जैसे कि न्यूरॉन पे इंपल्स कंडक्शन, मसल में कंट्रैक्शन और ग्लैंड में सीक्रेशन ये सब होता है. सो EPSP एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है और IPSP डीपोलराइजिंग स्टिमुलेशन को रेजिस्ट करता है. यही ये दोनों का मेन फंक्शन है. एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो means number 5, termination of transmitter action. After the release of neurotransmitter, it combines with specific receptor and is either locally degraded or taken back into prejunctional nerve ending by reuptake. Specific carrier proteins like norepinephrine transporter, dopamine transporter, serotonin transporter are present on the axonal membrane for this purpose. मतलब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर इफेक्टर ऑर्गन का स्पेसिफिक रिसेप्टर में तो कंबाइन करता है, फिर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर एंजाइम की हेल्प से डिग्रेडेशन हो जाता है और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक हो जाता है, मतलब प्री जंक्शनल मेम्ब्रेन में वापस चला जाता है. और इसको वापस ले जाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप कैरियर प्रोटीन रहता है, जैसे कि एड्रिनर्जिक न्यूरॉन में नॉरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन में डोपामिन ट्रांसपोर्टर, हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन में सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर एंड कोलिनर्जिक न्यूरॉन में मास्कारानिक ऑटो रिसेप्टर रहता है. सो फ्रेंड्स, हम एएनएस का जो जनरल कॉन्सेप्ट था वो सब कुछ बोल चुका हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में ड्रग्स एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, थैंक यू.